दोस्तों मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट रिव्यूज में। दोस्तों आज मैं जिसका रिव्यू करूंगा वो है बिल्डर्स अक्सर एक प्लान अपना बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट या प्रमोट करते हैं या वो प्लान टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। उस प्लान का नाम है नो EMI टिल पोजेशन। मतलब ये कि आपने फ्लैट खरीदा और आपको जब तक उस फ्लैट का पोजीशन नहीं मिल जाएगा तब तक आपको कोई भी लोन की EMI देने की जरूरत नहीं है। इस जैसे कहते हैं नो EMI टिल पोजीशन। तो दोस्तों हम इस प्लान के बारे में आज रिव्यूज करेंगे और देखेंगे कि ये प्लान किसके लिए फायदा देता है और किसके लिए नुकसान देता है, या किसके लिए फायदा और नुकसान दोनों ही देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नो EMI टिल पोजीशन का आखिर मतलब क्या होता है। मतलब आपको जब तक फ्लैट मिल नहीं जाएगा तब तक आपको उसकी EMI नहीं देने हैं, इसे कहते हैं नो EMI टिल पोजीशन। लेकिन दोस्तों इस प्लान में ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक आपको EMI देने की जरूरत नहीं है। ये 100% प्योर बात नहीं है। एक्चुअल में इस प्लान का मतलब कुछ दूसरा होता है कि इसका एक टेन्योर होता है। सपोज बिल्डर ने कहा कि नो EMI टिल पोजीशन, बट बिल्डर लेके चल रहा है कि मैं 3 साल में मैक्सिमम प्रोजेक्ट दे दूंगा, तो वो 3 साल के लिए वो ये कहेगा कि मैं 3 साल की EMI आपकी दूंगा। बिल्डर उसकी EMI देता है तो वो 3 साल तक उसकी EMI देगा और उसके बाद अगर वो किसी भी वजह से प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता, आपको पोजीशन नहीं मिला, तो आपको EMI देनी पड़ेगी, ना कि उसको बिल्डर देगा। बट ये बात बिल्डर बताता नहीं है। तो ये प्योर नो EMI टिल पोजीशन तक नहीं होता है, इसका एक टेन्योर होता है और नो EMI उस टेन्योर उस पीरियड के लिए ही होती है, उससे आगे नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम जानते हैं कि इस प्लान का फायदा और नुकसान क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस प्लान से बिल्डर का क्या फायदा होता है, बिल्डर आखिर इस प्लान को लेके क्यों आता है, क्यों वो ये प्लान में अपने फ्लैट को अपने प्रोजेक्ट को बेचता है। तो सबसे पहली जो बात होती है, बेनिफिट होता है जिसकी वजह से बिल्डर इस प्लान को लेके आता है, वो होता है सबसे पहला बूस्ट इट्स सेल्स। कि ये सेल्स को बूस्ट करता, टू बूस्ट अप द सेल, कि वो अपनी सेल को एक तरह से बूस्ट कर देता है, एकदम से जंप मारती है सेल। तो बूस्ट अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए वो इस प्लान को लेके आता है। दूसरा बेनिफिट जो बिल्डर का, वो उसका माल जो भी बचा हुआ होता है वो बहुत सेल कर देता है इसमें, क्योंकि बूस्टिंग होता है तो उसका सेल माल उसका सोल्ड आउट हो जाता है, इसलिए उसका बेनिफिट होता है दूसरा कि माल उसका सेल हो गया। तीसरा जो बेनिफिट उसका होता है वो ये होता है, बिल्डर गेट द बेनिफिट ऑफ लो इंटरेस्ट लोन। बिल्डर को एक तरह से बायर की प्रोफाइल पर ऐसा लोन मिल जाता है जिससे कि बिल्डर को इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ता है। कैसे? बिल्डर ने एक फ्लैट बेचा X को और X के प्रोफाइल पर एक लोन करवाया गया जो कि उसको मिल गया कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उसके लिए अगर वो ही लोन बिल्डर कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी बैंक से फाइनेंस कराता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है, और बायर जो लेगा वो हाउसिंग लोन होगा, और हाउसिंग लोन सबसे सस्ता होता है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्डर इस बेनिफिट को उठाता है जो कि एक्चुअल में मिलना होता है बायर को, और उसका फायदा उठाता है बिल्डर, कि बिल्डर उसकी प्रोफाइल पे लोन ले लेता है, उसको फ्लैट दे देता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिल्डर को एक तरह से फंड मिल गया कि वो अपने फंड को रेज कर लिया अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों बिल्डर को कंप्लीट करने के लिए एक तरह से फंड का अरेंजमेंट हो गया। अभी था पहले वाला जो था वो ये था कि उसको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये है कि उसको एक तरह से फंड का अरेंजमेंट हो गया कि उसको फंड मिल गया अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। ही गेट द फंड टू कंप्लीट इस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो इसका बिल्डर का बेनिफिट होता है वो ये कि दोस्तों एक्चुअल में जो ये कहता है कि मैं इंटरेस्ट पार्ट की आपकी EMI दूंगा, सही मायने में बिल्डर उस लोन, बिल्डर को जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो ये कि उसको इंटरेस्ट देना ही नहीं होता है। एक्चुअल में जो वो इंटरेस्ट पार्ट की EMI देता है टिल पोजीशन के लिए, जो बोलता है कि इतने टाइम तक वो आपकी EMI देगा, एक्चुअल में तो वो EMI देता ही आप ही के पैसे से है, वो बायर का ही पैसा होता है जिसे वो अपने फ्लैट या प्रॉपर्टी को महंगा बेच करके, क्योंकि इस प्लान में हमेशा
प्राइस को महंगा करके बेचा जाता है। तो वो अपनी कैलकुलेशन ये करता है कि 3 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है, उतना इंटरेस्ट वो बायर से ऑलरेडी रेट में चार्ज कर लेता है। तो एक्चुअल में उसने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी उसने इंटरेस्ट पे किया ईएमआई के रूप में बायर के बिहाफ पर, वो एक्चुअल में इंटरेस्ट भी उसने बायर से ही ले लिया। तो ये पूरा गेम में खेल जो है वो ये है कि हाथ इधर उधर से घुमा फिरा करके बायर की जेब से ही निकाल के पैसा और अपने नाम करके और खुद उस बैंक को दे देना। ये है इस पूरे प्लान का गेम, नो ईएमआई टिल पोजीशन, जो बिल्डर के नजरिए से होता है, जो बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अब दोस्तों ये तो हो गए बिल्डर के बेनिफिट। और बिल्डर के अगर हम लॉस की बात करें तो बिल्डर को कोई भी एक जीरो, कहते हैं लॉस का क्या है, जो जीरो है बिल्कुल, कि लॉस तो इसका कुछ भी है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर बायर को इससे क्या बेनिफिट होंगे और क्या उसको लॉस होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर बायर को बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बायर को जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये होता है कि नो टेंशन फॉर ईएमआई। मतलब उसको जिस दिन तक उसने फ्लैट बुक किया और जब तक वो मिलेगा नहीं, उसके दिमाग में यही बैठा रहता है कि जब तक वो फ्लैट का पोजीशन उसे मिलेगा नहीं, उसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने चैन की नींद सोता है जब तक कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाएगा, उसको पोजीशन उसका नहीं मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि जो व्यक्ति, जो भी बायर रेंट पर रह रहे होते हैं, कि एक फ्लैट में वो रह रहे हैं, उसका वो रेंट दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन में आपका एक फ्लैट बुक कर दिया, तो उन्हें अपनी रेंट के साथ में उस जो फ्लैट को उन्होंने लिया है उसकी ईएमआई देने की उनको जरूरत नहीं है, कि इधर रेंट और इधर आपका ईएमआई, इन दोनों के बर्डन से वो बच जाता है। उसका जो बर्डन चल रहा था रेंट का सिर्फ वही रहता है, वो इस बर्डन से बच जाता है। तो उसे ये फायदा होता है, रेंट के साथ में उसे ईएमआई देनी नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि जो भी सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेस क्लास हो, हम सर्विस की बात करते हैं कि सर्विस क्लास बंदे की बायर की एक तरह से हम कहें कि 2-3 साल में जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है, कि हर एक साल में थोड़ा थोड़ा उसका सैलरी में बढ़ा। तो जिसकी 50,000 थी, हम मान के चलते हैं 2-3 साल में उसकी 20-30 हजार रुपए अगर बढ़ जाती है तो 50,000 वाला 70 या 80 हजार रुपए पहुंच जाता है। तो जब उसको 2-3 साल के बाद में पोजीशन मिलेगा तो उसका एक तो रेंट का टेंशन खत्म हो जाएगा जो रेंट पे रह रहा होगा, और उसका 20-30 हजार रुपए मंथली इनकम बढ़ चुकी है। तो 2-3 साल के बाद जब उसको ईएमआई देने का टाइम आएगा तो उसके पास अच्छी खासी इनकम बढ़ चुकी होगी, तो उसे ईएमआई देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक तरह से ये भी बायर का फायदा होता है कि 2-3 साल में उसकी नेट इनकम या नेट वर्थ हम कहें तो वो बढ़ चुकी होगी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट बायर का बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इस प्लान में बायर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कि एक कहते हैं ना जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया, तो क्रेडिट कार्ड आपने लिया, आपके पास पैसे नहीं है, कोई जरूरत पड़ी आपको, तो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर देते हैं और उसका जब भी पैसा आएगा नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो आप उसका रिपे कर देंगे, चाहे भले ही थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ में करें। तो एक तरह से आपकी बाइंग कैपेसिटी को ये प्लान बढ़ा देता है कि आप जो 2-3 साल के बाद प्लान करते वो आप आज ही कर सकते हो और आज ही आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, जो 2-3 साल बाद शायद आप खरीद पाने की पोजीशन में आते हैं। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं जो बायर को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बायर की लॉस की, कि उसके लिए क्या क्या इससे प्रॉब्लम या हानियां या घाटा हो सकता है। तो दोस्तों बायर का ही इसमें घाटा है, बिल्डर का तो कुछ है ही नहीं। तो बायर का क्या घाटा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो बायर का जो घाटा है, सबसे पहला घाटा, इस प्लान में हमेशा बायर को जो एक्चुअल प्राइस होता है प्रॉपर्टी का, उससे महंगे प्राइस पर वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है। हमेशा बिल्डर उसको महंगे रेट में बेचता है। अगर 5,000 रुपए स्क्वायर फीट वो बेच रहा होगा तो कम से कम 200, 300, 400 रुपए जो भी बिल्डर की कैलकुलेशन में आ रहा होगा कि मैं 3 साल के लिए ईएमआई दूंगा इंटरेस्ट पार्ट की, तो कितना इंटरेस्ट मैं बैंक को दे दूंगा, वो कैलकुलेशन करके उसका रखता है और उतना ही वो स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग पैसे ले लेता है, उसको रेट बढ़ा करके। तो सबसे पहली चीज, बायर को ये महंगे प्राइस पर प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। एक्चुअल में इंटरेस्ट या ईएमआई बायर पे करता है, ना कि बिल्डर। जैसा कि मैंने अभी पहले पॉइंट में बताया कि वो रेट को बढ़ा देता है, तो एक्चुअल में बायर से उसने पैसे पहले ही ले लिए और उसके बाद में उसे धीरे धीरे करके 2-3 साल का जो भी पीरियड है उस पीरियड में वो इंटरेस्ट के रूप में बैंक को दे देगा। तो एक्चुअल में बायर, यू आर पेइंग द इंटरेस्ट पार्ट और ईएमआई ऑफ योर फ्लैट, नॉट द बिल्डर पेइंग योर ईएमआई। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि बिल्डर आपकी ईएमआई नहीं दे रहा है, ईएमआई तो आप ही दे रहे हैं। बस ये है फर्क।
कि आप कान इधर से पकड़ने की बजाय घुमा करके हाथ को कान को पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट जो बायर का लॉस है वो ये है कि अगर पोजीशन अपने टाइम से नहीं देता है बिल्डर, उस कंडीशन में उसका टेन्योर पूरा हो गया, मान लो 3 साल का हम लेके चलते हैं, तो 3 साल में अगर बिल्डर ने अपना पोजीशन नहीं दिया तो उसके बाद में जो ईएमआई देनी पड़ेगी वो बायर आपको देनी पड़ेगी। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बैंक ने लोन बायर को दिया है, बिल्डर को नहीं दिया है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि अगर बिल्डर पोजीशन नहीं देता आपको ईएमआई देनी है। इसलिए बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को देख लें कि पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि उसने अपने प्रोजेक्ट को टाइम से दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तभी आप इस प्लान में जाएं, वरना ना जाएं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर बिल्डर ने किसी भी वजह से ईएमआई नहीं दी, कोई भी उसे प्रॉब्लम आती है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है जो भी है, बिल्डर मान लेते हैं कि बिल्डर अगर ईएमआई पे नहीं करता है तो ईएमआई आपको ही पे करनी पड़ेगी, बायर को पे करनी पड़ेगी। और बिल्डर को इसके लिए कोई टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि प्रोफाइल आपकी है, लोन आपने लिया, तो प्रोफाइल सिविल स्कोर आपका खराब होगा, सिविल आपका खराब होगा, रिकॉर्ड आपका खराब होगा, बिल्डर का नहीं। इसलिए जब भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आई कि बिल्डर ने वो ईएमआई नहीं दी तो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी बीच में भी। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर बिल्डर पोजीशन में लेट हो जाता है, उसने जो टाइम रखा उसमें वो पोजीशन नहीं दे पाता है, उस कंडीशन में वो आपको एक पेनल्टी क्लॉज देता है। मतलब ईएमआई आपके नाम पे आ जाएगी, ईएमआई आपके लिए पे करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। जब वो पोजीशन नहीं दे पाता है उतने टाइम में तो ईएमआई आपको देनी है। और बिल्डर कहता है ठीक है मैं लेट हो रहा हूं, तो वो एक अपने बिल्डर वायर एग्रीमेंट में ही पहले से ही रखता है कि मैं आपको पेनल्टी इतने रुपए स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग दूंगा अगर मैं पोजीशन लेट करता हूं तो। लेकिन बिल्डर उसका भी एक नुक्ता रखता है, एक जुगाड़ रखता है कि वो उस पेनल्टी से कैसे बच सकता है। उसका नुक्ता या जुगाड़ ये होता है कि आपने कभी भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में देख लें या उसका जो ब्राउजर होता है जो वो प्लान या लेआउट समझाता है कि ये इतना स्क्वायर फीट का है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, उसके कभी भी नीचे बॉटम लाइन में आप जाना, उस पर साफ लिखा होता है ये कंसेप्चुअल है ओनली, और इसमें 5-10% कम या ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जब भी बिल्डर ने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया बेचा है, उसके पास ये राइट है पहले से ही कि वो उसका 5-10% कम या ज्यादा कर सकता है, और वो कम तो करेगा नहीं, वो बढ़ा देगा। अब 1000 स्क्वायर फीट का अगर उसने 5% बढ़ाया तो 50 स्क्वायर फीट हो गया। आपने 5000 रुपए स्क्वायर फीट खरीदा तो 50 स्क्वायर फीट हो गया आपका 2.5 लाख का। तो अगर उसे लगता है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, आपको पेनल्टी देने की बारी आ चुकी है कि मैं बिल्डर हूं और मैं आपको पेनल्टी दूंगा, तो मेरे पास ये राइट है, मैं अपने फ्लैट का साइज बढ़ा दूंगा और आपसे कहूंगा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा पेनल्टी के, आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे दो क्योंकि इसका फ्लैट का साइज बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के सारी जो बॉल है, हम कहें तो सारी बातें या बॉल हम कहें तो बिल्डर के ही फेवर में है। बायर का नेक्स्ट लॉस है या इसको प्रॉब्लम आएगी बायर को, वो ये है 2-3 साल के बाद पोजीशन मिल रहा है, उससे पहले बायर सोचता है कि ठीक है यार मैं इस प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसको बेच दे रहा हूं। अब मेरे नाम से कोई चीज है, मैंने खरीद ली है, मैं बायर हूं, तो मेरे पास ये अधिकार तो होना चाहिए कि मैं इस चीज को बेच सकूं। बट इस स्कीम में लेते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये राइट नहीं होगा। बिल्डर ने जो अपना टेन्योर रखा है 3 साल, 2.5 साल, 2 साल वॉट एवर, उसके लिए आप एक तरह से बाउंड हो चुके हैं, बंध गए हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच दें एज ए बायर। आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम हो चुकी है, बट आपको कोई हक नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकें। ये भी एक लॉस है कि किसी भी वजह से आप सोचें कि मेरा 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए जो मैंने दिया था उसको मैं वापस ले लूं और मैं कहीं और प्रॉपर्टी ले लूं, तो आप इसको बेच नहीं सकते। आप भूल, इस प्लान में लेने से पहले एक बार नहीं हजारों बार सोचें कि इस प्लान में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस प्लान में और भी खामियां थी। आरबीआई ने एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के रिकमेंडेशन पर 2013 में एक रूल बनाया। उससे पहले कुछ और था। उससे पहले यह था कि बिल्डर आपके प्रोफाइल पे लोन किया, आपने 10% दिया और बिल्डर ने क्या किया कि 80% लोन करा के और लिया और प्रोजेक्ट बना पाया नहीं बना पाया, कुल मिला के 80% उसके पास आ गया। अब वो बनाए ना बनाए 10% आपसे ले लिया, 80% उसने बैंक से ले लिया, 90% उसने ले लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट करे ना करे उसको वैसे ही बेनिफिट हो गया।
इसलिए इस चीज को, इस खामी को देख करके कि कुछ बिल्डर डिफॉल्टर हो गए और उन्होंने प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं किए, तो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की रिकमेंडेशन पर, अब एनएचबी क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक ऐसी संस्था है सरकार की जो कि जितने भी हाउसिंग लोन करने वाली कंपनियां, बैंक होती हैं, उनको ये एक तरह से कंट्रोल में रखता है, वो कंट्रोलिंग पावर इसके पास है। तो आरबीआई ने इसके रिकमेंडेशन पर ये रूल तय कर दिया कि लोन तो हम देंगे इस स्कीम के तहत, बट जो कंस्ट्रक्शन आप करते जाओगे, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितने फ्लोर बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेमेंट हम रिलीज करेंगे बिल्डर को, ताकि कोई भी 80% लेकर के बिल्डर गायब ना हो जाए। तो ये आरबीआई और एनएचबी ने कोशिश करके ये एक अमेंडमेंट, एक चेंज किए थे इस स्कीम के लिए खास तौर पर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब इनको भी देख करके चलना पड़ा कि हाँ इस तरह से बिल्डर कर सकते हैं, तो इस स्कीम में प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है ही। और सबसे बेस्ट स्कीम मैं बताऊं तो बेस्ट स्कीम, मेरे ये अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि वो 20-80 या 30-70 का जो प्लान है वो सबसे बेस्ट प्लान माना जाता है। वो प्लान ये है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी बुक करी तो आपको 20% या 30% देना है, रेस्ट अमाउंट जितना ही बचा, चाहे वो 80% हो या 70%, वो आपको पोजीशन के टाइम पे देगा। तो आपके जेब से कितना गया, 20 या 30%, और वो भी ज्यादातर 90% लोग ऐसे ही होंगे जो 20-30 वाली पेमेंट देंगे, 20-30% प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो अपने पास से ही देंगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम अपने पास होगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तभी हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो 20-30% अगर आपकी अपनी जेब से अगर चला जाएगा तो शायद आप सब्र कर लोगे, वो बिल्डर अगर भाग गया तो। लेकिन अगर आपकी जेब से 10% बुकिंग और 80% लोन का चले जाए, मतलब 90%, वो भी ऐसा जिसपे कि इंटरेस्ट भी देना है, तो शायद किसी भी बायर की बस की बात नहीं है कि उसको वो अफोर्ड कर पाए या झेल पाए वो झटके। इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग अवेयर हो सके, आप समझ सके कि वाकई में इस स्कीम में हमें फ्लैट खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। आरबीआई ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, जो 2013 में आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, तो वो आखिर क्यों लिया? तो आरबीआई को भी इस स्कीम में, इस प्लान में कुछ प्रॉब्लम लगी, और वो क्या? सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि बिल्डर आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट करते हैं। वो एक्चुअल में डिमांड नहीं थी, कोई खरीदार नहीं था, फिर भी उन्होंने आर्टिफिशियल, एक बनावटी डिमांड को क्रिएट करके और अपनी चीजों को बेच दिया। हिडन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई ने देखा कि इस स्कीम के तहत कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, वो हिडन रहता है, जो कि ओपन नहीं हो पाता, बायर उस चीज को नहीं समझ पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए भी आरबीआई ने ये भी स्क्रूटनी में देखा, तो उसने ये डिसीजन लिया। इसके अलावा प्राइस में डिफरेंस रहता है, एक्चुअल में प्राइस कुछ और होता है, और ये इस प्लान में प्राइस ज्यादा करके बेचते हैं, जो कि गलत है। कल को 3 साल के बाद में प्रॉपर्टी का जो रेट होगा वो पहले ही 3 साल पहले उसी रेट में बेच देते हैं। कल को अगर बायर उस प्रॉपर्टी को 3 साल बाद बेचेगा तो भी उसको वही रेट मिलेगा जो उसने 3 साल पहले जिस रेट में खरीदा, और हो सकता है उससे भी सस्ता उसे बेचना पड़ जाए। तो एक्चुअल में बायर का सिर्फ और सिर्फ लॉस है, इसीलिए आरबीआई को भी इस स्कीम के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपके फायदे की बातें मैं बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं, या आपके लिए लाइफ में जब भी प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपके बेनिफिट के लिए होगा या नहीं होगा।